हाँ, तो संतजनों ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको। पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लक्ष्मीकांत से, उसके ये जो फॉलोइंग चैप्टर्स है ये हम कवर करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी। तो जो सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद जो सेलिएंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के और जो सोर्सेज हैं वो कवर होंगे। एंड देन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर होगा, उसके साथ में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप, इनके रिस्पेक्टिव जो भी क्वेश्चंस है वो आपको जैसे कि मनोहर पांडे से कवर करने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है, इट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें कवर नहीं करना, ठीक है। हमें कहां से कवर करना है? हमें कवर करना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कंपनी रूल है, जो क्राउन रूल है, जितने भी एक्ट्स वगैरह लागू हुए हैं, वो सब हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में। तो इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कौन कौन से पोर्शन से किस किस तरह की चीजें हमें कवर करनी है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने क्या किया है कि मैंने जो मेजर चीजें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। सबसे पहले बात उठती है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिमांड थी वो कहां से स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले जो डिमांड थी वो आई थी एम एन रॉय के थ्रू, ठीक है। ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, ये फैक्ट्स आप लोगों को देखते जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई कम्युनिस्ट मूवमेंट की जो इंडिया में सबसे पहले पायनियर था वो कौन था, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्दर मोर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली टाइम एक ऑफिशियली डिमांड रखी कि भाई हमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करने के लिए, ठीक। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार पर ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का वो फ्रेम होना चाहिए, बाहर का कोई हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग होगी, उसके बेसिस पे हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और फर्दरमोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री इंडिया बनाएंगे। तो जो डिमांड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और उसको नाम दिया था अगस्त ऑफर, ठीक है। उसको अगस्त ऑफर नाम दिया था 1942 का। तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिस्प थे, जो आपने सुना होगा, क्रिस्प मिशन वगैरह आया था, वो कैबिनेट के मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो वो आए कि भाई चलो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डिजाइन करना है, ये सब चीजें करनी है। लेकिन मुस्लिम लीग ने उनका जो ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको दो ऑटोनोमस स्टेट चाहिए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। तो फिर क्या, वो एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया, ठीक है, वो इंडिया को भेजा गया, जिसने दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो सीन था वो उन्होंने हटा दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर देंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग थी सेटिस्फाइड होगी कि हाँ चलो ये ऑफर भी ठीक है। फिर आगे होता है कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसमें कुछ मेजर फैक्ट्स आएंगे जो आपको देखने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको जो भी डेट्स वगैरह हैं, जो भी ईयर्स वगैरह हैं, वो हमें याद करके चलने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बस कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 में उसको बनाया गया था, ठीक है। किस स्कीम के अंडर में थी? इट वाज अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। इसके क्या क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलोकेटेड थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेटेड थी। नाउ ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, इनमें क्या डिफरेंस था, ये आगे जाके आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम का जो चैप्टर है उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक। तो 296 जो सीट्स ब्रिटिश इंडिया को लोकेटेड थी, उसमें 290 मेंबर्स जो थे वो अलग अलग गवर्नर्स प्रोविंसेस थी वहां से लिए गए थे, और बाकी जो चार थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से लिए गए थे। अलग अलग कैटेगराइजेशन हो रखा था। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। Each province and princely state or group of state in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. जो ब्रिटिश प्रोविंस को सीट्स अलोकेट की गई उनमें तीन मेजर कम्युनिटीज थी, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, मतलब मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा। तो इनमें भी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही सीट्स अलॉट की गई। जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग कम्युनिटी के, ठीक है, उनको उनकी कम्युनिटी ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चूज किया। वोटिंग वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। इसका कोई इतना सेंस मतलब कि नहीं बनाना एग्जाम के हिसाब से। और जो प्रिंसिपली स्टेट्स के थे वो उनके जो भी हेड थे, जो भी प्रिंस था या किंग था, वो उनको नॉमिनेट कर रहा था। तो जो एक बेसिक चीज हम कह सकते हैं वो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी
वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक, जो मेंबर्स थे indirectly elected by the members of provisional assemblies who themselves were elected on a limited franchise। जिन मेंबर्स ने उन मेंबर्स को चूज किया था वो ऑटोमेटिकली वो भी एक लिमिटेड फ्रेंचाइज पे चल रहे थे। और तो सीन वही बनता है कि पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने फिलहाल के लिए डिसाइड किया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आते हैं वर्किंग कैसे थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्या सीन था क्या नहीं था। तो इसमें मीटिंग्स होंगी, अलग अलग कमेटीज होंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी इट वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि इनको पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चूज किया था। रिमेंबर, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ही वाज नॉट द फुल टाइम प्रेसिडेंट। बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चूज किया गया। ठीक, तो इसी तरीके से दो दो वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे जिनके बारे में कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और नहीं आज तक आए हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो December 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। रेजोल्यूशन आगे चल के प्रियम्बल बनता है। ठीक, यही हमारा प्रियम्बल बनता है आगे जाके। ठीक, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू देन यू कैन रीड इट। बाकी मेन चीज यही है कि इट इन्फ्लुएंस द eventual shaping of the constitution through its all subsequent stages। its modified version from the preamble of the present constitution। अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जिसके बारे में हम आगे के डिस्कस करेंगे, ये उसी का एक तरीके से ड्राफ्टेड वर्जन था। अब इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, जिन्होंने पहले बोला था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने अप्रैल 28, 1907 से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इसको ज्वाइन करेंगे। और अप्रैल 28, 1947 को 6 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली के पार्ट बन गए कि चलो हम भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। वो चेंजेस क्या थे? तो सबसे पहले जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहे हैं, इट वाज अ फुली सोवरेन बॉडी। मतलब कोई बाहरी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ बनता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से किसी और चीज से, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला फंक्शन था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का बनाना है, और दूसरा फंक्शन था कुछ जो लॉज हैं कंट्री के लिए वो बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो टास्क इसको अलग अलग दिनों में एलोकेट किए गए थे, इसीलिए असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक, मतलब कि असेंबली जब भी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन बनते थे। और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी, मतलब लॉज वगैरह बनाने को लेके मिलती थी, तो उसको GV मावलंकर जो थे वो उसके चेयरमैन होते थे। तो ये दोनों फंक्शंस आपको याद रखना है। ये दो फंक्शंस थे, नवंबर 26, 1947 1949 तक चले, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हो गया तब तक ये फंक्शंस उसके रहे। तो जो मुस्लिम लीग मेंबर थे, थर्ड पॉइंट ये है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। ठीक, इसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो आ गई 299, जो इनिशियली 389 फिक्स की गई थी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में। ठीक है, जो और जो बाकी इंफॉर्मेशन है ये बहुत नॉर्मल है। अब बात करते हैं कि और अलग अलग ऐसे क्या फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कि जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के लिए वो उन्होंने रेटिफाइड की। नेशनल फ्लैग उन्होंने रेटिफाइड अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी डेट्स हैं इनको आपको याद रखना है कि इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए कब उन्होंने रेटिफाइड की, नेशनल एंथम उन्होंने कौन सी डेट को चूज किया, उसके साथ ही साथ में नेशनल सॉन्ग उन्होंने कब चूज किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब चूज किया गया, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशंस हुए थे, 2 साल की ड्यूरेशन के में। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कई बहुत बार आ जाता है कि ओवरऑल कितनी ड्यूरेशन थी। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन जो आपको देखना है कि भाई टोटल 2 साल 11 महीने 18 डेज की ड्यूरेशन थी, वो थी। उन्होंने अराउंड 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 114 डेज में बनाया था, और जो एक्सपेंडिचर था वो कुछ इतना था।
ठीक, अब आगे चलते हैं कि जो उनका फाइनल सेशन हुआ था वो हुआ था जनवरी 24 1950 को। उसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, इट इज अबाउट द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कौन सी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक, अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी, अलग अलग टास्क था उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, जिसमें से कुछ 8 कमिटीज थी वो मेजर कमिटीज थी, और बाकी जो कमिटीज थी अराउंड 12 या फिर कुछ, वो सारी कमिटीज माइनर कमिटीज थी। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो मेजर कमिटीज पे रहेगा। इन मेजर कमिटीज में भी कुछ कुछ कमिटीज हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं, वो बाकी कमिटीज इतनी जरूरी नहीं है। तो जो कमिटीज थी वो कुछ इस तरह थी। पहली थी यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन जो थे, प्रेसिडेंट कह लो, चेयरमैन कह लो, इट वाज जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक, इसके जो चेयरमैन थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। फिर ये बाकी दूसरी कमेटी आती है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सटेंडेड एरियाज, इसके सरदार पटेल थे। इस कमेटी के अंदर भी बहुत सारी सब कमेटीज थी, ठीक है। उन सब कमेटीज के सबके प्रेसिडेंट यहाँ दे रखे हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। इसमें इतना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी, जो भी स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करना था, या फिर जो भी इनको प्रिंसली स्टेट्स हो गए, बाकी स्टेट्स हो गए, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। और जो स्टीयरिंग कमेटी थे उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलग अलग माइनर कमेटीज थी, इनके बारे में आप देख लेना, इतने कोई कोई खास कमेटीज मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, ठीक है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमेटीज थी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? इट वाज यू नो दिसंबर, सॉरी, अगस्त 29 1947 को इसको टास्क दिया था कि भाई आपको जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा ड्राफ्ट बनाना है। इसके 7 मेंबर्स थे, ठीक है। कोशिश करो कि सारे के सारे याद रखो। तो पहले मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका सबसे ज्यादा नाम होता है, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, शहीद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, ठीक है, एन टी टी कृष्णामाचारी, ठीक। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उन्होंने अलग अलग कमेटीज के बहुत सारे प्रपोजल्स वगैरह लिए। उन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो उन्होंने फरवरी 1948 में कंप्लीट किया, ठीक। फिर कुछ महीने दिए गए इंडिया के लोगों को डिस्कस करने के लिए, जो भी मेजर डिग्निटरीज थी, लोग थे, कि भी अपने सजेशंस लाओ, क्रिटिसिज्म लाओ, वगैरह वगैरह, और इसको हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो फर्दर सेकंड ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 में हुआ, ठीक। फिर जो ओवरऑल बात आती है वो ये कि ड्राफ्टिंग कमेटीज ने 6 महीने से भी कम लिए इसके ओवरऑल ड्राफ्ट तैयार करने में, और 141 डेज में इसको की सिटिंग में इसको निपटा दिया। अब आते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली में नवंबर 4 1948 को, फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। जनरल डिस्कशन चला कुछ टाइम तक, उसके बाद सेकंड रीडिंग हुई उसकी। सेकंड रीडिंग के बाद में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। फिर थर्ड जो ड्राफ्ट था वो नवंबर 14 1949 को स्टार्ट हुआ। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन दिया, वो ये था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड विद द असेंबली बी पास। मतलब उसमें एक तरीके से जो भी चीजें थी वो फाइनलाइज हो गई इस रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में, ठीक है। तो द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 1949 को पास किया गया। और जितने भी मेंबर्स उस टाइम पे प्रेसिडेंट के थे, वो उनके सिग्नेचर्स उसमें लिए गए। ओके, तो दिस वाज द डेट जब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया, और ये कहा गया कि दैट पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 कंटेन्ड अ प्रियम्बल। एक उसमें ओरिजिनल, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। अभी प्रेजेंट कंडीशन में ये सब चीजें अलग हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके डिस्कशन होता है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और नॉट, जो हम बाद में जाके प्रियम्बल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये लाइन आपको याद रखना कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद में ही प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था, ठीक। फिर जैसे आगे चलते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, ठीक है।
बहुत सारे प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सिटीजनशिप से लेके, इलेक्शन से लेके, प्रोविजनल पार्लियामेंट से लेके, ये सारे के सारे अलग-अलग आर्टिकल्स में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है? जो पूरा पार्लियामेंट 26 नवंबर 1947 को 1949 को आया, ठीक है? जो बाकी प्रोविजंस थे, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जनवरी 26 1950 में इंक्लूड किया गया। उसको डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जनवरी 26 जो डेट थी वो अलग-अलग रीजंस की वजह से चूज़ की गई थी। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था। पहला ये कि 1930 में इसी डेट को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, ठीक है? लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर आगे बढ़ते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। एक्सपर्ट कमेटी में भी आपको कुछ फोकस नहीं करना है, बस आपको चेयरमैन से उनको चेयरमैन्स देख लेना, ठीक है? और ये कुछ बेसिक डिटेल्स है दैट यू डोंट हैव टू स्टडी। फिर क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, लेकिन जनरल आपको बता देते हैं कि कई लोगों ने इसको बोला कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है? किसी ने बोला कि ये सोवरेन बॉडी नहीं है, कईयों ने बोला कि इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, ठीक है? किसी ने बोला कि भाई ये कांग्रेस के थ्रू डोमिनेटेड थी, किसी ने बोला इसमें सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही थे, ठीक? इस तरह की बहुत सारी चीजें आई और कुछ जो बॉडीज थी उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदूज ही थे, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है? ये कभी-कभार किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, वैसे जनरली मैंने ये नहीं देखे हैं, बट अगेन यू कैन कंटिन्यू देम। हिंदी टेक्स्ट के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें कवर नहीं करनी है, ठीक है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है? रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्टेट बाय मेंबरशिप भी आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट अ ग्लैंस, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो कि जो फर्स्ट सेशन था वो कब था और जो फाइनल सेशन था वो कब था, ठीक? और ये जो लास्ट में नोट है इसको भी देख लेना। टाइम टेकन मतलब फ्रेमर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कभी कभार आ सकता है कि भाई अलग अलग देशों ने कितना कितना टाइम लिया, ठीक है? अब आर्टिकल्स रिलेटेड टू द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, हिंदी टेक्स्ट एंड रिपीट एट अ ग्लांस, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, ये हम लोग फर्दर मोर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन, ठीक? किसका? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा। बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, इतना ज्यादा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं था। एंड इसके बाद में अगला पार्ट जो है वो अभी कवर करूंगा, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।